हे गाइस, सुनते हो मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो, इसका नाम है फोकस एंड रिकम्पोज टेक्निक। तो आइए जानते हैं आखिरकार ये होता क्या है, इसका कब यूज़ करना चाहिए एंड सबसे इंपॉर्टेंट कब यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये सब कुछ जानेंगे, बट उससे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। मैंने कहा लेट्स रोल द इंट्रो। आई मीन जब मैं बोलता हूँ तो इंट्रो प्ले करना चाहिए। या प्ले कर दो। इंट्रो कहाँ है? चाबी कहाँ है? सो आई एम श्योर आप में से बहुत से फोटोग्राफर को इस टेक्निक के बारे में पता होगा एंड कुछ लोग को नहीं भी पता होगा। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि इस टेक्निक में आखिर होता क्या है। फोकस एंड रिकम्पोज में हम क्या करते हैं, अपने कैमरे के फोकस पॉइंट को अपने सब्जेक्ट पर ड्रैग करके फोकस को लॉक कर लेते हैं एंड दोबारा से अपने कैमरे में जो उसका फ्रेम होता है उसको सेट करते हैं एंड रिकम्पोज करते हैं। इसको ही को बोलते हैं फोकस एंड रिकम्पोज टेक्निक। तो आखिर इस टेक्निक को हम यूज़ क्यों करते हैं? तो इस टेक्निक को यूज़ करने के पीछे जो एक प्राइम रीज़न है वो ये है कि कैमरे में ऑटो फोकस एरिया पॉइंट का कम होना। अगर आप कोई एंट्री लेवल कैमरा यूज़ कर रहे हो, कोई डीएसएलआर यूज़ कर रहे हो, जहाँ पे आपके ऑटो फोकस पॉइंट बहुत ही कम होते हैं एंड जो भी होते भी हैं वो मोस्टली आपके सेंटर में होते हैं। तो अगर आपको कोई क्रिएटिव फोटोग्राफी करनी है या फिर आपका सब्जेक्ट है वो किसी साइड में है रहता है फ्रेम के, या इस साइड या किसी भी साइड में, तो उसको फ्रेम करना, उसको फोकस में रखना ऑटो फोकस के थ्रू बहुत ही टफ होता है। हाँ, अगर ये काम आप मैनुअल फोकस के थ्रू करना चाहो तो आप बहुत ईजिली कर सकते हो। बट सपोज करो कि आप किसी ऐसे इवेंट में हो जहाँ पे आपको बहुत जल्दी पिक्चर्स क्लिक करनी है, आपके पास टाइम बहुत कम है, तो उस कंडीशन में ऑटो फोकस से बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं होता है। बट जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपके कैमरे में ऑटो फोकस एरिया ही बहुत कम है, तो अगर आपको कोई सब्जेक्ट अगर साइड में है या फिर किसी आपको कोई क्रिएटिव फोटोग्राफी करनी है या फिर आपको फोकस को जल्दी से शिफ्ट करना है, आपके सब्जेक्ट को फ्रेम में भी रखना है, तो इस तरह की कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस कंडीशन में आप इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करते हो कि आप अपने कैमरे के फोकस पॉइंट को आप ड्रैग करके ले आते हो, अपने सब्जेक्ट पे ले आते हो एंड आप वहाँ से आप जाके अपने सब्जेक्ट के फोकस को लॉक कर लेते हो एंड देन आप अपने कैमरे को हल्का सा शिफ्ट करते हो एंड अपना फ्रेम को वापस सही कर लेते हो एंड पिक्चर क्लिक कर लेते हो। इस टेक्निक में अपने फोकस को लॉक करने के लिए आपको बैक बटन फोकस टेक्निक बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब बैक बटन फोकस टेक्निक क्या होता है इसके बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, तो उसका लिंक मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, आप जाके इस वीडियो को देख सकते हो एंड उस टेक्निक को भी सीख सकते हो। सो अब बात करते हैं कि कब आपको इस टेक्निक को यूज़ करना चाहिए और कब इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर आपको बहुत क्रिएटिव शॉट लेना है या फिर आपके पास जो का फोकस पॉइंट है बहुत कम है, या फिर अगर आप कोई प्रोफेशनल कैमरा या फिर कोई महंगे कैमरा अफोर्ड नहीं कर सकते जहाँ पे आपके पास ऑटो फोकस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, लाइक आप 92% एरिया कवर करते हो, 99% एरिया कवर करते हो, तो इस तरह का कैमरा अगर आपके पास नहीं है, आपके पास बजट कैमरा है, सस्ता कैमरा है जहाँ पे आपके पास ऑटो फोकस पॉइंट नहीं है, तो उस कंडीशन में आप इस टेक्निक की हेल्प से बहुत अच्छे शॉट ले सकते हो। एंड इवेंट्स में आपके पास जहाँ पे आपके पास टाइम बहुत कम होता है, जहाँ पे पास स्पेस नहीं होता है बहुत प्रॉपर, तो उस कंडीशन में फोकस एंड रिकम्पोज आपको बहुत हेल्प कर सकता है ना। अब बात करते हैं कि कब आपको इस टेक्निक को यूज़ नहीं करना चाहिए, यानी कि इसका ड्रॉबैक। तो इसका जो प्राइमरी ड्रॉबैक है वो है आपका फोकस शिफ्टिंग इशू। जब भी आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस को लॉक करते हो तो जो फोकस का जो एरिया होता है वो लीनियर वे में होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी मान लो फोकस मेरे नाक पे है, तो जो फोकस का एरिया है वो लगभग इस तरह से रहेगा। मीन्स अगर मैं फोकस को अगर करना चाहूँ तो फोकस वो मेरा पोर्शन जो है वो इस पोर्शन पे ही रहेगा, इसको बोलते हैं लीनियर वे। तो अगर मैं अपना कैमरे के फ्रेम को चेंज करूँगा या थोड़ा शिफ्ट करूँगा उसको, तो ये जो फोकस का जो लीनियर वे है ये थोड़ा सा बिगड़ जाएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो उसके बाद जो आपकी पिक्चर्स आएंगी वो ब्लर हो जाएंगी, ऑटो फोकस आएंगी। एंड ये प्रॉब्लम तब और बढ़ जाता है जब आप फास्ट लेंसेज यूज़ करने लगते हो, फास्ट अपर्चर वाले लेंसेज यूज़ करने लगते हो। फॉर एग्जाम्पल आप 1.8 यूज़ करते हो, 1.4 यूज़ करते हो, 1.2 यूज़ करते हो। इस तरह के अगर आप फास्ट अपर्चर वाले लेंस यूज़ करते हो जहाँ पे आपको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलता है, तो वहाँ पे हल्का सा स्लाइटली भी अगर आप अपने फ्रेम को चेंज करोगे तो आपके पिक्चर वो है वो ब्लर हो जाएगी, वो आउट ऑफ फोकस हो जाएगा। तो इस तरह की कंडीशन में आपको फोकस एंड रिकम्पोज टेक्निक बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा। एंड मेरा सजेशन ये है कि आप उसको यूज़ भी मत करो, बिकॉज जहाँ भी आप शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड को यूज़ करते हो आपको ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। बट इसके ऑपोजिट अगर आप कम अपर्चर को यूज़ करते हो, लाइक अगर आप f4 यूज़ करते हो, 5.6 यूज़ करते हो, तो इस तरह के अगर अपर्चर वैल्यूज आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे अगर आप थोड़ा बहुत चेंजेस करते भी हो, बिकॉज उस कंडीशन में क्या होता है जो आपका फोकस का एरिया होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो बढ़ने से क्या है कि अगर आप थोड़ा सा भी चेंज करते हो, फ्रेम को चेंज करते हो, तो आपके पिक्चर में बहुत हल्का सा माइनर सा जो है फोकस का शिफ्टिंग होता है, तो वो उतना नोटिसेबल नहीं होता है, तो वो आपका पिक्चर चल भी जाती है। तो इसीलिए अगर आप इस तरह के अपर्चर वैल्यूज यूज़ करते हो तो उस कंडीशन में आपको फोकस एंड रिकम्पोज टेक्निक थोड़ा सा हेल्प कर सकता है। ना अब बात करते हैं बोनस टिप की। तो बोनस टिप यहाँ पे ये है कि अगर आपके कैमरे में ऑटो फोकस पॉइंट बहुत कम है या फिर अगर आपको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड पे वर्क करना ही करना है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, अपनी पिक्चर को क्रॉप कर सकते हो एंड जो आपका फ्रेम है आप उसको वापस से रिकम्पोज कर सकते हो। तो
जब आप पिक्चर को क्रॉप करोगे तो आपको फोकस की शिफ्टिंग के भी इशू नहीं आएगा एंड आपकी पिक्चर जैसा जैसा आप चाहोगे उस हिसाब से आप उसको फ्रेम कर सकते हो। बट हाँ, यहाँ पे एक थोड़ा सा ये ड्रॉबैक है कि अगर आप थोड़े से कम मेगापिक्सल वाले कैमरा यूज़ करो तो वहाँ पे आपकी जो पिक्चर की रेजोल्यूशन है वो कम हो जाएगी। बट हाँ, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो पिक्चर या फिर आपके पास जो आपका कैमरा है उसमें थोड़े मेगापिक्सल हायर वाले हैं तो उस कंडीशन हल्का फुल्का आप पिक्चर को क्रॉप कर सकते हो। सो आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा कि कब आपको इस टेक्निक को यूज़ करना चाहिए और कब इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं 50% टाइम इस टेक्निक को यूज़ करता हूँ, फोकस एंड रिकम्पोज टेक्निक को। एंड जब मैं फास्ट लेंसेज यूज़ करता हूँ या फिर जैसे कि मैंने आपसे कहा मैं शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड का यूज़ करता हूँ, तो उस कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, जो मेरा सब्जेक्ट है मैं उसको कोशिश करता हूँ कि उस फ्रेम के सेंटर में रहे ताकि जो मेरा ऑटो फोकस एरिया है वो उसके बीच में ही आए, तो बहुत ईजिली मैं उसको फ्रेम कर लेता हूँ। एंड अगर मुझे फ्रेम करना ही है साइड में या मुझे थोड़ा क्रिएटिव शॉट लेना ही है तो जैसा मैंने कहा मैं क्रॉपिंग टेक्निक को बहुत यूज़ करता हूँ, तो मैं क्रॉप करके पिक्चर को अपने फ्रेम को सही कर लेता हूँ। बाकी इस टेक्निक को लेकर आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे कमेंट से याद है अपने कमेंट को पढ़ने का टाइम आ गया है, तो सबसे जो पहला कमेंट है वो है हमारा रिकी आर्यन का। ये लिखते हैं एक्सट्रीमली यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्लैश जूम, फाइनली बेस्ट इन क्लास एक्सप्लेन इन हिंदी ऑन यूट्यूब। थैंक यू सो मच ब्रदर, इतना ज़्यादा अप्रिशिएशन आपने किया। एंड मैं कोशिश करता रहूँगा कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ और भी मैं देता रहूँ। एंड अगर आपको फ्लैश से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि इस पर मैं और वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँ। नाउ अब बात करते हैं दूसरे कमेंट की, तो वो है कांक्षा भारद्वाज का। ये लिखते हैं अमेजिंग एंड कीप इट अप हीरो। थैंक यू सो मच डियर, एंड इसी तरह से बस सपोर्ट करते रहो, इसी तरह से अपना प्यार बरसाते रहो एंड मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा। सो आज के लिए बस नहीं, आई होप आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करना तो बनता है, फोटोग्राफी के टिप शुरू के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा बनता है। एंड इससे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तो के लिए बाय पीस। हे गाइस, मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। एक बार में हो ही नहीं सकता इंट्रो, एंड उसको फ्रेम करना बहुत मुश्किल होता है, तो इस कंडीशन में हरामखोर इतना अच्छा जा रहा था। बंद कर दो।